नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको जो है ना एनबीएफसी के बारे में इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि एनबीएफसी क्या है। एक ऐसा टर्म्स है जो जनरली आपको न्यूज़पेपर्स में मिल जाएंगे। एनबीएफसी बैंकिंग की तरह ही होती है, जैसे बैंक काम करता है वैसे एनबीएफसी होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेज हैं। तो आप इसमें देखें कि बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंसेज है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म्स है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कुछ आइडिया लग गया होगा कि ये नॉन बैंकिंग टाइप का कुछ है। देखो, नॉन बैंकिंग, बैंकिंग पहले लिख दिया गया, उसके बाद बोल दिया गया नॉन बैंकिंग। ऐसे कुछ भी इसका डायरेक्ट कुछ नाम हो सकता था, है ना, लेकिन नॉन बैंकिंग लिखने का मतलब है कि बैंकिंग से रिलेटेड लेकिन नॉन बैंकिंग है एक्चुअली, है ना। तो चलो डिटेल में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ये नॉन बैंकिंग है, यानी बैंकिंग टाइप का ही कुछ है जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज करती है, वैसी कंपनी जो कि बैंकिंग टाइप की ही है, लेकिन वो नॉन बैंकिंग कहलाती है ना। तो क्यों कहलाती है, कैसे कहलाती है, क्या इसके हैं डिटेल्स। पहले इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आप जान लें कि कोई भी जो एनबीएफसी जो कंपनी होती है ना, कोई भी कंपनी वो रजिस्टर्ड होगी, बेसिक जो एक्ट है 1957 वाला, 1956 सॉरी, कंपनी एक्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो कंपनी एक्ट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये हमेशा आपको आएगा। ठीक है, कहीं भी कोई भी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट तो इसी का रेफरेंस दिया रहेगा कि कंपनी एक्ट 1956। ओके, तो एनबीएफसी भी जो है ये एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड है इसी एक्ट के थ्रू। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं 2013 में, उस एक्ट को कंपनी एक्ट 2013 भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन बेस एक्ट यही है जिसमें मेन जो पॉलिसी डिफाइंड की गई है कि क्या होना चाहिए, क्या उसके क्राइटेरिया है ना, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होने के लिए। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, कि कंपनी एक्ट 1956, जैसे ही कंपनी के बारे में कुछ है ना तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कंपनी एक्ट 1956 के अंदर ही कुछ रेगुलेट होता होगा। ठीक है, तो ये एनबीएफसी जो होती है ये भी एक कंपनी है ना, और ये रजिस्टर्ड है अंडर 1956 कंपनी एक्ट। इसका जो मेन काम है ना, ये कुछ बैंक जैसा ही है लेकिन हल्का सा बैंक से हटके है। ठीक है, इसका मेन काम रहता है ना लोन देना। ठीक है, मार्केट में जो है किसी को कुछ सपोर्ट चाहिए उसके ग्रोथ के लिए, कंपनी को इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसको कुछ लोन चाहिए, तो ये उसको लोन देती है, जैसे बैंक देती है लोन। सिंपल आप ये समझो कि जैसे बैंक लोन देती है वैसे एनबीएफसी भी लोन देती है। ठीक है, ये जो है इंश्योरेंस बिजनेस, चीट बिजनेस, है ना, हायर परचेज, इस तरह का जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद ये एनबीएफसी का जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो बैंक के जो प्रिंसिपल बिजनेस है उससे डिफरेंस ये है कि जैसे बैंक जो है ना इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, है ना, इस सब में इन्वॉल्व होती है ना। एग्रीकल्चर लोन दे देगी आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एडुकेशन सेक्टर में, इस तरह से वो लोन देती है। ये ऐसा नहीं करेगी एनबीएफसी, है ना। यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है, आप देखोगे नॉट इंक्लूड, है ना, एनी इंस्टीट्यूशन दोज प्रिंसिपल बिजनेस
इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज और सेल, है ना। परचेज सेल ये इस तरह का ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो छोटा सा 2 लाइन में आप पूरा क्लियर हो जाओगे कि बैंक से ये क्या डिफरेंसेज आ रही। धीरे धीरे करके हम आपको ला रहे हैं कि एनबीएफसी बैंक की तरह ही काम करती है, लेकिन एक्चुअली ये बैंकिंग है नहीं, इसके पास बैंक टाइप का लाइसेंस नहीं है जो बैंक को होते हैं। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट फैसिलिटेट बैंक रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विस, है ना। मतलब एनबीएफसी जो है एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंक के जैसा ही फाइनेंशियल सर्विस फैसिलिटेट करवाती है ना। बट यहाँ पे ये लाइन है ना, ये ध्यान देने का, डू नॉट, है ना, हैव एनी बैंकिंग लाइसेंस, ये आपको एकदम याद करना है। और डू नॉट है बैंकिंग लाइसेंस, यानी जब इसके पास बैंकिंग लाइसेंस ही नहीं है, इसका मतलब है कि बैंक जो करती है वो ये नहीं कर सकती है। अब क्या नहीं कर सकती है, किस लिए इसको बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया गया, ये देखो आप आगे आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। एनबीएफसी कंट्रीब्यूट्स लार्जली टू द इकोनॉमी बाय लेंडिंग, है ना, टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एनबीएफसी, आप ये ध्यान देना, इसको इग्नोर मत करना, आजकल गवर्नमेंट भी इसको इनकरेज करती है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। एनबीएफसी कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो एनबीएफसी को इग्नोर आप नहीं करेंगे, मेंस में इस पे जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, या नहीं भी आते हैं तो आप कहीं ना कहीं इसको लिखेंगे तो जो एग्जामिनर्स हैं उसको लगेगा कि इसकी समझ इकोनॉमी में ठीक ठाक है ना। क्योंकि ये एक ऐसी वर्टिकल है एनबीएफसी, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक ये जो लाइन लिखा हुआ है कि लेंडिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। लेंडिंग मतलब उधार देना, लोन देना, तो ये लोन देती है किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। मान लो कहीं पे पावर प्लांट लग रहे हैं, है ना, कहीं पे पावर प्लांट लग रहे हैं, या कहीं पे फैक्ट्री लग रही है, कहीं पे रोड बन रहे हैं, कहीं पे गैस पाइपलाइन बिछ रहे हैं, कहीं पे सोलर पैनल लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, है ना। मान लो कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप बूस्ट कर रहे हो, तो हर एक हाईवे पे आपको फास्ट चार्जर देना है, जो भी देना है, तो उसमें जो कंपनी काम करेगी, अब उसको कुछ कर्ज की जरूरत, कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो कर्ज कहाँ से लेगी, है ना। कर्ज वो जनरली एनबीएफसी की तरफ भी जाते हैं, बैंक की तरफ भी जाते हैं, लेकिन एनबीएफसी की तरफ जाते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कि एनबीएफसी जो है ना, वो जनरली जल्दी लोन दे देती है बैंक के मुकाबले। एनबीएफसी में आप जनरली नाम, आप एक आजकल बहुत ज़्यादा नाम सुनोगे बजाज फाइनेंस का। आप कहीं भी मॉल में चल जाओ, उसके रिप्रेजेंटेटिव घूमेंगे, या वहाँ पे लिखा रहेगा बजाज फाइनेंस ईएमआई अवेलेबल, है ना। बजाज अपने ईएमआई कार्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। आप कोई वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लेते हो, टीवी, फ्रिज, ये हो, तो उसको फाइनेंस भी करते हैं। तो ये क्या करते हैं, उधार देते हैं लोगों को। अच्छा, उस बैंक में क्या होता है कि बैंक में जब आप जाते हो ना, तो बहुत इजीली नहीं आपको मिलता है सब चीज़ें। वहाँ भी लोन है, लेकिन वो क्या करते हैं ना, बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, आपका सैलरी स्लिप होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 महीना का होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ ये होना चाहिए। मतलब ये भी मांगती है, ऐसा बात नहीं कि ये इग्नोर कर देती, लेकिन कंप्लायंस जो है ना, वो बैंक का कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, एनबीएफसी का कम होता है। ये थोड़े एक तरह से सॉफ्ट होते हैं लोन देने के। इनको लगता है हाँ यार कि इससे हम पैसे निकाल लेंगे,
कारण क्या है कि इसका जो रेट है ना, इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है कंपेरिजन ऑफ बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये जनरली क्या करते हैं, उधार देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जानते हो कि हम लोग की जो कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो जब डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना ही चाहिए, नहीं होगा तो फिर डेवलप हम बनेंगे कैसे। अभी उस फेज में हम लोग, डेवलपिंग है। अच्छा, डेवलपिंग है तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करना है तो पैसे लगेंगे। पैसे कौन देंगे, यही एनबीएफसी देते हैं, है ना। इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप ये इस चीज़ को आप मेंशन करना जरूर कहीं पे भी कि एनबीएफसी कंट्रीब्यूट लार्जली टू द इकोनॉमी बाय लेंडिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत सारे यहाँ पे एनबीएफसी हम कोशिश किए हैं कि सर्च करके आपको, ये जनरली टॉप 10 जो है ना, ये एनबीएफसी है आपके, जो कि काम करते हैं अपने अपने एक डिफाइंड सेक्टर। जैसे पावर फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये पावर फिनांस जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बहुत बड़ी एनबीएफसी है और ये जितने भी पावर सेक्टर हैं, ठीक है, उसको लोन देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। उसी तरह से आपने नाम सुना होगा इसका, श्रीराम, है ना, नाम सुना है कि नहीं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी। ये क्या करती है, इंश्योरेंस भी करती है गाड़ी का, जो भी आप कार्स वगैरह कॉमर्शियल व्हीकल्स को ये फाइनेंस करती है। मान लो आपको ट्रक लेने हैं, चलाने, आपके पास पैसे नहीं है, बस जाओ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, निकाल देगी आपके लिए ट्रक। कमाओ और इसे भी पैसे दो, ये भी बेनिफिट, आप भी कमाओ, है ना। थोड़े बहुत इसके नॉर्म्स होते हैं, ये आप याद रखना। इनका जो है ना उतने स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं होते। प्लस क्या होता है, लोन के लिए आपको बैंक को अप्रोच करने पड़ते हैं, बैंक के पास जाने रहते हैं। ये एनबीएफसी एक ऐसा है कि आपको कॉल कर करके पूछेंगे कि आपको लोन चाहिए, आपको ईएमआई कार्ड चाहिए, क्या आपके लिए फिनांस कर दूं, यहाँ पे आप टीवी फ्रिज ले रहे हो, ईएमआई मुझे दे देना। क्यों, क्योंकि इनका रेट थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है, और ये एकदम रियल ग्राउंड पे आके कस्टमर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये हाई रेट कमाते हैं, लेकिन ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट इनका रहता है और लोगों को भी लगता है यार जल्दी से मिल जाता है सुविधा, चलो ले लेते हैं इसको। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये भी वही है, ये जनरली ट्रैक्टर फाइनेंसियर आप देखेंगे गांव वगैरह में। मुथूट फाइनेंस का तो आपने नाम सुना ही होगा, गोल्ड लोन, ये लो मुथूट फाइनेंस, सब ये एनबीएफसी है। एचडीएफसी का ये है, ये क्या करती है, ये इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कैटर ग्रोइंग नीड ऑफ एस्पायरेशनल इंडिया सर्विंग बोथ इंडिविजुअल बिजनेस। जहाँ से भी कुछ लगा कि इनोवेटिव कुछ ग्रोथ हो रहा, वहाँ पे कुछ चाहिए उसको लोन सपोर्ट, बस आगे आ जाती है एचडीबी। उसके बाद चोलामंडलम, साउथ की कंपनी, भैया जान लो, एकदम फर्स्ट क्लास कंपनी एनबीएफसी का, अच्छा नाम है इसका, ठीक है। टाटा कैपिटल का तो नाम आपने सुना ही होगा। ये सब एनबीएफसी है। टॉप 10 आपको जस्ट ओवरव्यू दिया कि एनबीएफसी जो है बैंक की तरह ही होती है। ये लोग को बैंकिंग लाइसेंस नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ये बैंकिंग लाइसेंस इनके पास नहीं होते हैं, लेकिन बैंक जैसा ही काम करते हैं। ये जनरली लैंडिंग का काम करते हैं, है ना, लोन देते हैं। लैंडिंग मतलब लोन देना। उसके बाद आपको देखो हम थोड़े से यहाँ पे उसके रेगुलेशन के बारे में बताएं। देखो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उसका रेगुलेशन जो है ना, उसका रेगुलेशन तो भैया फाइनली आरबीआई ही करती है, ठीक है, इतना तो आप जान लो कि टॉप में फाइनेंशियल एक्टिविटी का जो भी सुपरविजन, सर्विलांस एंड इन्फोर्समेंट जो भी रहता है, रेगुलेशंस वगैरह, ये सारे
आरबीआई करते हैं, लेकिन नीचे में उसको सब डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जैसे हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड कोई एनबीएफसी है, उसको नेशनल हाउसिंग बैंक देखेगा। ये मर्चेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल फंड, कंपनी, स्टॉक मार्केट, ये सब जो आप देखते हो सेबी करता है इसका, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, निधि कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, ये सब जो है सबको ये करती। तो ये सब जस्ट आप एक फैमिलियर हो जाओ कि जो मेन रेगुलेटरी बॉडी है वो तो आरबीआई है, लेकिन उसने कुछ क्या किया है ना, स्पेसिफाइड नीचे करके एक स्पेसिफिक जो उसका एक तरह से, जैसे इरडा है, आप इरडा का नाम सुना होगा, ठीक है। ये जनरली इंश्योरेंस की जो एनबीएफसी है उसको रेगुलेट करती है। उसी तरह से चीट फंड कुछ कंपनी होती है, चीट फंड का आपने नाम सुना होगा कि कुछ लोग जो है मिल के या कुछ कंपनी जो है चीट फंड चलाती है। उसमें क्या होता है कि लोग पैसे जमा करते हैं और उसमें ऑक्शन किए जाते हैं या लॉटरी सिस्टम रहता है कि जिसका टर्न आया भाई पैसे उठाओ, ठीक है। 5 लोग मान लो हम 20-20 हज़ार किए, तो उसमें बोली लगाता है कि चलो मेरा इतना है, इतना है, इतना हमें चाहिए। जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है और प्रायोरिटी पे रहती है, और लॉटरी में यदि उसका निकल गया तो उसको दे दिया जाता पैसा। तो ये चीट फंड, तो इस तरह से चीट फंड जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज भी रहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको रेगुलेट करती है। तो ये जो है ना, सेबी के बारे में थोड़ा सा आगे आपको दिखा देंगे, सेबी क्या है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है और इरडा क्या है। इसके बारे में, इरडा के बारे में तो एक बार क्वेश्चंस भी आया था कहीं पे कि इरडा की हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो इस तरह से कभी कभी पूछ देते हैं ऐसे, तो आपको जस्ट एक फैमिलियर होना चाहिए, ठीक है। और ये जितने भी आपको ये याद रखना है कि जो भी कंपनी है वो रजिस्टर्ड, ये बेसिक एक्ट है, कंपनीज एक्ट 1956, तो ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। उसके बाद चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये सेबी के बारे में बता दी, जो सेबी आपको बता रहे हैं तो कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ये सबको जो रेगुलेट करती है, जो वेंचर कैपिटल्स फंड ये सब है। तो ये जो सेबी है इसके बारे में थोड़ा सा जानो, ये आपका ना थोड़ा सा जानना है, क्योंकि यूपीएससी में कभी कभी जो है ना इंटरव्यूज़ वगैरह में क्वेश्चन से पूछ देते हैं। सेबी का फुल फॉर्म जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसकी हेडक्वार्टर्स जो है आप जानते ही हो, फाइनेंशियल कैपिटल जो हम लोग की कहे जाते हैं मुंबई, वहीं है लोकेटेड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और इसका कुछ रीजनल ऑफिस भी, जैसे मेट्रो सिटी, कुछ बड़े सिटीज दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, ये सब में है। और इसमें कुछ रीजनल सिटी में भी, जो यहाँ पटना, कोची, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, बेंगलोर, जयपुर, ये सब में खोले हैं, है ना। 2013-14 के बाद इसने बहुत सारे लोकल ऑफिस खोल दिए, ठीक है। इस सबका नाम जस्ट आपको, इससे मेन आपको याद रखना है कि सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, ठीक है। ये पहले इस्टेब्लिश हुआ था, ये उस समय स्टैट्यूटरी बॉडी ये नहीं था। 1988 में ना ये नॉन स्टैट्यूटरी था। उसके बाद इसको जो है ना 92 में आप देखो सेबी एक्ट के थ्रू इसको पास किया गया, और ये अप्रैल को जो है एक ऑटोनोमस बॉडी बन गया, ठीक है। तो आपको जस्ट याद रखना है कि पहले ये 88 में ये था, 92 में जाके इसने ऑटोनोमस बॉडी का स्टेटस गेन कर लिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, ठीक है। उसके बाद सेबी का एक स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू लो, इसमें एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है। जनरली एक आईएएस होते हैं, बस यही सब होगा। जब आईएएस आप बनोगे तो इसके चेयरमैन, उसके चेयरमैन, यही सब होता है। ऊपर में यार जॉब करो, उसका ऊपर में बस कंपनी का हेड बन के बैठे रहो, रेगुलेट करो। पॉलिसी आपके पास लिखी है, उसको जस्ट उसको रेगुलेट करते रहना, देखते रहना कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। जो एक्ट है उसके तरह रेगुलेट हो रहा है कि सब कंपनी की, सब ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है, उसी अनुसार रेगुलेट होना है कि नहीं कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। बस आपको जस्ट ध्यान देना उस पर, ठीक है। 2 मेंबर होते हैं इसमें, यूनियन फिनेंस मिनिस्ट्री के तरफ से होते हैं वो, ठीक है। 2 मेंबर जो रहेंगे वो 2 ऑफिसर एक्चुअली रहते हैं। तो आरबीआई में
एक चेयरमैन, 2 मेंबर रहेंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से और एक मेंबर रहेगा आरबीआई से, ठीक है। और उसके बाद 5 और रहते हैं, वो गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट करती है, ठीक है। उसमें से 3 जो रहता है वो देखो 5 नॉमिनेट करती है ना, ये गवर्नमेंट, चौथा नंबर वाला ये जो पॉइंट है, तो इसमें 3 जो है वो फुल टाइम्स होते हैं, ठीक है। आपको जस्ट एक कंपोजिशन याद रखने की नहीं है, आप सिंपल याद रखो कि सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड जो होता है, जो आप एनएससी बीएससी ये सब जो देखते हो उसको रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। 1988 में ये बनी, ठीक है। उसमें ऑटोनोमस बॉडी नहीं थी, ये देखो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। उसके बाद 92 में इसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया, क्योंकि इसको एक एक्ट के थ्रू पास किया गया 1992 में, सेबी एक्ट बोलते हैं, तो उसी के थ्रू ये रेगुलेट होती है। चलो दूसरा देख लेते हैं, इरडा। इसके बारे में बोल रहा था आपको कि इरडा के बारे में आ गया था, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट जो था, कहीं पे आप क्वेश्चन में देखोगे, पहले कहीं पे देखा था मैंने कि इरडा की हेड क्वार्टर कहाँ है, ऐसा ही आता है, क्योंकि अब शिफ्ट हुआ था तो क्या आता है, न्यूज इधर उधर होता है, क्योंकि इसकी जो हेड क्वार्टर थी पहले दिल्ली में थी, ठीक है। और दिल्ली से वो शिफ्ट कर दिया गया, इसको दिल्ली से शिफ्ट किया गया, इसको कहाँ, हैदराबाद लाया गया। हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में, आप जानते हो पहले आंध्र प्रदेश में था, वह हट के अभी तेलंगाना स्टेट में उसको काउंट किया जाता है। तो ये एक आ गया था क्वेश्चन, क्योंकि क्या हुआ था कि 2001 में इसकी शिफ्टिंग हुई थी, दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट किया गया था 2001 में। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि इरडा जो है उसकी हेडक्वार्टर है। अच्छा, इरडा करती क्या है, हाँ ये तो बताया नहीं। इरडा जो है वो जितने भी इंश्योरेंस वाली जो इंडस्ट्री है ना, जितने भी एनबीएफसी जो इंश्योरेंस देखती है, जो आपने देखा जैसे श्री राम इंश्योरेंस, ये सब जो है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी कोई कंपनी कर रही है ना, उसको यही इरडा करती है, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, देख लो कब, 2000, ठीक है। और ये एक आरबीआई के गवर्नर थे मल्होत्रा साहब, तो उन्हीं के लीडरशिप में कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंड किया 1999 में रिकमेंड किया कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए एक डेडिकेटेड कर दो, अलग सा कोई अथॉरिटी हो, केवल इंश्योरेंस को ही डेडिकेटली देखे, क्यों इंश्योरेंस ठीक ठाक से दे रही है कि नहीं, जो क्लेम कर रहे हैं वो, मतलब जो भी उसकी एक्टिविटी इंश्योरेंस कंपनी की, ठीक है, वो फुलफिल किसी नॉर्म के थ्रू हो, और वो नॉर्म को फुलफिल का इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी किसके पास हो, इरडा के पास हो। तो ये मल्होत्रा कमेटी, ये भी कभी कभी हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जनरल कमेटी का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर मत करना। ये जो मल्होत्रा कमेटी है ना 1999 में, उसने इंश्योरेंस रिलेटेड एक अथॉरिटी की सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन की थी, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी हो। और फाइनली 2000 में आप देखते हैं कि इरडा बन गया। उसमें दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर रखी गई, लेकिन 1 साल के बाद आप देख रहे हो है ना कि 2001 में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, हैदराबाद। अभी उसकी हेडक्वार्टर हैदराबाद है, ठीक है। उसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये तो जितने भी कंपनी की एक्ट वगैरह है ना, जो आप देखते हो, जितने भी कंपनी रेगुलेट होती है, उसका बेसिक एक्ट आपको बताया है, कंपनी एक्ट 1956। जैसे आप जानते हो, ये आप जनरली देखे होगे ना कि बोलते हैं हम लोग की आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई की सेक्टर चलती है 1934, फेमस है कि नहीं, 1934 आरबीआई एक्ट, यही बोलते हैं ना, आरबीआई एक्ट 1934। मतलब जितने भी आरबीआई की जो भी अमेंडमेंट होगी, बेसिक एक्ट यही रहेगा, ठीक है, यही रहेगा। उसी तरह से कंपनी की एक्ट, जो भी कंपनी रेगुलेट होती है, उसका बेसिक एक्ट ये है। और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, कुछ अमेंडमेंट किया गया था, उस कंपनी एक्ट को बोलते हैं हम 2013,
कंपनी एक्ट 2013। तो ये जो MCA है यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, इसका प्राइमरी कंसर्न क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करना कंपनी को थ्रू दिस एक्ट, क्योंकि लेटेस्ट एक्ट है। ठीक है, अच्छा और तो इसमें क्या बताएं, और तो कुछ है नहीं, बस इतना ही हम सोचे थे कि आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द कंपटीशन एक्ट। हाँ ये थोड़ा सा आप जान लो। एक और एक्ट आया था कंपटीशन एक्ट, आप जानते हो कि फ्लिपकार्ट, अमेजन ये सब क्या करते हैं कि जनरली कभी कभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि किसी पार्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से टाई अप कर लेता है, बोलता है कि ये सामान केवल मेरे यहाँ बिकेगी, है ना, दूसरे के यहाँ बेच नहीं सकते। और या ऐसे ही कुछ वो मार्केट में ला देते हैं, जिससे क्या होता है कि दूसरे जो रिटेलर्स हैं या दूसरे जो शॉपकीपर्स हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे ये दवा दिया और इसी के पास सारे कस्टमर जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ कर देता है जिससे कि जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है दो शॉप्स के बीच या दो कंपनी के बीच, उसको ख़त्म करने की कोशिश। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए एक कंपटीशन एक्ट लाया गया 2002 में। ठीक है, तो उसको भी यही एडमिनिस्टर करती है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, है ना। और बीच बीच में न्यूज आते रहता है कि उसने केस हुआ उसके तहत, तो ये कंपटीशन एक्ट जो है 2002 के हिसाब से उसको ये एडवाइस दिया गया कि आप ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं ना। इसके लिए ना कि ये जो कंपटीशन एक्ट 2002 ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले मैंने देखा 6 महीने पहले बहुत सारे ये अमेजन्स और फ्लिपकार्ट्स के न्यूज आए थे उस पर, तो इस पर बहुत चर्चा हो रही थी, बहुत सारे आर्टिकल द हिंदू मारे थे। मैं क्या करूँगा कि एक सेपरेट लेक्चर्स इस पे बना दूंगा, क्योंकि इकोनॉमी में जनरली ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला कंपटीशन एक्ट। ठीक है, तो टू प्रिवेंट ये एक्ट क्यों है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स, है ना, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, टू प्रमोट द सस्टेन कंपटीशन मार्केट, सभी का बिके, है ना, एक प्रॉपर कंपटीशन, ऐसा ना हो कि एक पूरा दब जाए, एक ही का मोनोपोली रह जाए मार्केट में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल ऐसा सिचुएशन ना हो जाए कि केवल एक ही चले, है ना। इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारे इसी ऐप के थ्रू होते हैं। तो ये इसको एडमिनिस्टर कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स करती है। इसके अलावे ये सुपरविजन और भी करती है 3 प्रोफेशनल बॉडी पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। एक तो आपका ICAI है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये 3 को भी ये क्या करती है, सुपरवाइज करती है। ठीक है, मतलब इसके अंडर में ये काम करती है, और ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो फाइनली NBFC में आप ये समझ लो 3 मेजर डिफरेंस, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेट पे जाओगे, बुक्स पढ़ोगे, बहुत कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होना आपको। पहला है कि NBFC जो है ना वो डिमांड एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब जैसे आप बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आज 10,000 रुपया पापा लगा दिए उधर से, चलो हम 5,000 रुपये निकाल लेते हैं, या हमने 10,000 रुपये लगाए 2,000 निकाल लिए, जब कभी मन हुआ ATM घुसाया निकाल, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, NBFC में ये जो इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, इस तरह का जो है, तो ये जो है ना ये डिमांड डिपॉजिट इसको नहीं होता है। ठीक है, जबकि बैंक आप देखते होता है, कहीं भी चल जाओ कोई भी बैंक में डिमांड डिपॉजिट लेते हैं। उसके बाद डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाई NBFC इज नॉट इंश्योर्ड। हाँ ये थोड़ा सा है। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली बैंक नहीं है, मैं आपको पहले बोल दिया हूँ कि इसको बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। बैंकिंग लाइसेंस का मतलब उसको स्ट्रिक्ट कुछ ऐसे रूल्स नहीं, जैसे आपने देखा होगा मेरे पिछले जो लेक्चर्स हैं कि बैंक्स को कुछ रूल्स फॉलो करते हैं RBI के, कि आपके SLR CRR है ना, आपके लिए ए रेपो रेट, रिवर्स रेपो। तो ये जो बैंक होते हैं ना, ये बैंक को कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, है ना, जैसे CRR है ना, SLR, कुछ परसेंटेज रहते हैं, है ना,
तो ये परसेंटेज इसको हमेशा फुलफिल करने रहते हैं, है ना, आरबीआई के थ्रू। आरबीआई इसको बोलती है कि ये फुलफिल करना है आपको। इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसके लिए है ना ये नॉट इंश्योर्ड रहता है। इसी को इंश्योर करने के लिए है ना आरबीआई ये सब इन्फोर्स करती है बैंक के पास, लेकिन इसके पास नहीं है ऐसा कुछ प्रोविजन है। तो इसलिए बोल रहा है कि ये जो डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय एनबीएफसी हो इंश्योर्ड नहीं है। और बहुत सारे रीजन है। जनरली आप ये समझो कि बैंक्स जो है ना स्ट्रिक्टली रेगुलेट होते हैं आरबीआई से, है ना। ये उतने स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं, इसको बैंकिंग सर्टिफिकेट ही नहीं है तो क्या हो गया, बैंक लाइसेंस इसके पास नहीं, तो बैंक जैसे ये स्ट्रिक्ट कंप्लायंस भी नहीं करते। एनबीएफसी आर नॉट एलिजिबल फॉर पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ये आपको कार्ड और जो है ना ये सब नहीं देंगे आपको, एटीएम कार्ड वगैरह कि आप जाओ पैसे निकालो। जबकि ये सब जैसे बैंक क्या करते हैं, एटीएम देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट आपको देते हैं, चेक देते हैं, है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो जनरली बैंक और इसमें ये अंतर है कि बैंक जो है प्योरली बैंक है, एनबीएफसी इज लाइक ए बैंक बट डोंट हैव एनी बैंकिंग लाइसेंस। बस, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आप बस देखो इसे और लाइक और कमेंट शेयर जो करना है आप कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अच्छे से वीडियो लेके आएंगे।